ट्वेल्थ हुई, रिज़ल्ट आया तो एक ट्रेजेडी हुई कि अपन ट्वेल्थ पास नहीं कर पाए। साथ वाले थे वो और हंसने लग गए कि तू तो एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा था, ट्वेल्थ ही नहीं हुई। फिर उस दिन मैंने पक्का कर लिया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। ये मेरे एक फॉर्मर बॉस थे, वो एक बात बोला करते थे जो कमाल की लगती है मुझे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड लर्न टू से येस एंड पॉलिटिशियंस शुड लर्न टू से नो। पेशेंस डेवलप करना पड़ता है और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपके पास आ रहा है चाहे वो 101वां बंदा हो, बट वो अपनी प्रॉब्लम उसके लिए एक ही है और वो आपसे सॉल्यूशन लेने आया। वो यहाँ तक आया है तो प्रॉब्लम किस लेवल पे आ गई होगी कि उसे यहाँ आना पड़ा। ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस भी होता है। ये नौकरी ऐसी हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आप अगर ये मान के चलो नहीं होगा तो ये बेमानी है। स्टूडेंट्स में क्रेज़ तो आज भी बहुत है आरएएस को लेकर। आरएएस ही ऐसा जॉब है जिसमें आप किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रहा हूँ, वहाँ की फंक्शनिंग एकदम अलग है। मैं सेक्रेटरीट में रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ की फंक्शनिंग एकदम अलग है। मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट में चला गया। और आप जब फील्ड में जाते हो अपनी बेसिक में तो आप लोगों से मिलते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हो, डिफरेंट कल्चर को जानते हो, लैंग्वेजेस जानते हो, प्रॉब्लम्स जानते हो। तो ये किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा आपको। वो एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है कि आप किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रा आपको उससे मिलाने की साजिश करता है। ट्रेनिंग में बड़ी अच्छी चीज़ बताई गई कि आप अगर किसी फरियादी को सुन भी लेते हैं शांति से बैठा के पानी पिला के, तो वो आधी से ज़्यादा अपनी समस्या भूल जाता है। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्विच टॉक। और आज के एपिसोड में जिस प्रोफेशन की हम बात करेंगे वो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्योंकि ये सर्विस इतनी वर्सेटाइल है इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आरएएस में जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स के साथ हम बात कर पाएँ उतना एक्सपीरियंस हम लोग आप तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें हर कुछ वक्त में ऑफिसर की पोस्टिंग अलग डिपार्टमेंट में हो जाती है। कभी हेल्थ, कभी एजुकेशन, कभी पावर, कभी रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, जो भी आप सोच सकते हैं। गवर्नमेंट के हर सेक्टर में, लाइफ के हर सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स आपके साथ होते हैं। इसमें एक या दो ऑफिसर्स से बात करके हम पूरा क्रक्स इस प्रोफेशन का आपको नहीं बता सकते। और क्योंकि मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहा हूं तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस सर्विस के बारे में बात करने में। और क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हों या जो स्टेट सर्विसेज है, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज, उनके लिए आई वुड लाइक टू क्रिएट एन एनसाइक्लोपीडिया कि आपके किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए या फॉर दैट मैटर इवन फॉर अ कॉमन पर्सन, किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस हों एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से या एंगल से, तो उन सब को हम लोग इसमें इंक्लूड कर पाएँ। और आज के हमारे जो ऑफिसर हैं, ही इज़ एन आरएएस टॉपर और इनका स्कूल लाइफ तक ट्रैक रिकॉर्ड कोई ख़ास अच्छा नहीं था। तो ये हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने वो मोटिवेशन इनको मिला, कैसे इन्होंने खुद को इंस्पायर किया या किन चीज़ों ने इनको इंस्पायर किया कि ये एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड ना होने के बावजूद आरएएस टॉपर बने, 5th रैंक इनकी आई, कैसे इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया था, ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ वेलकम मोहम्मद सलीम खान सर, आपका बहुत स्वागत है। इट्स एन ऑनर हैविंग यू एट आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपकी जो इनिशियल स्कूलिंग वगैरह रही, आप ब्रिंगिंग रही, वो कैसी रही और कब आपने डिसाइड किया या कब आपको लगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है? सर, स्कूलिंग की बात करें तो मेरी स्कूलिंग, मैं लकी रहा कि ऑल ओवर इंडिया ही रही मेरी। मैंने स्टार्ट किया जयपुर से ही और फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़ के मैं फिर पठानकोट गया। थर्ड मैंने पठानकोट से की, उसके बाद मैं ग्वालियर गया और मैंने महू एमपी से और बीकानेर से फिर वापस जयपुर आके मैंने अपनी स्कूलिंग फिनिश की। 12th क्लास फिर मैंने यहीं से की। तो उससे फ़र्क ये पड़ा कि जो मेरी स्कूलिंग हुई उसमें केवी से हुई है और केवी में क्या है कि पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं भी खुद दूसरी जगह गया और स्कूल्स में भी नॉर्थ ईस्ट के, साउथ इंडिया के सारे स्टूडेंट्स थे।
तो उनसे इंटरेक्शन करने से मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है। और जैसा कि डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन है कि टेम्पोरल एंड स्पेशल मूवमेंट इज़ डेवलपमेंट बेसिकली। तो टाइम एंड स्पेस में आप ट्रैवल करते हो। फिलॉसफी में आपका बड़ा इंटरेस्ट है ऐसा लग रहा है मुझे। जी सर, फ़िलासफ़ी बड़ी करीब है मेरे, और अच्छा मेरा सब्जेक्ट भी था कंपटीशन में। कांट का ये शायद प्रिंसिपल्स या वो सिद्धांत था टाइम एंड स्पेस वाला कोई। कैटेगरीज़ बताई हैं कांट ने, 12 कैटेगरीज़ हैं, उसी से फ़िल्टर होके सारी नॉलेज अपने पास आती है। यस। तो आरएस का जो आप बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपको एक्सपोजर बड़ा अच्छा मिला। आरएस का मतलब ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था, बट एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि क्लास में सभी बैठे थे, और क्योंकि मेरे पास बायो मैथ्स थी तो सब इंजीनियर और कोई मेडिकल में जाने की बात कर रहा था। बायो और मैथ्स दोनों? दोनों थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा। तो एकदम एक पॉज लेके सारे के सारे हंसने लग गए, और कोई टेबल से गिर रहा है, बोले तूने सोच कैसे लिया यार, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना कोई हलवा थोड़ी है। तो मैंने कि यार मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, मैंने यही सोचा है। और वो बात आई गई हो, बट तब मैं शायद इतना सीरियस नहीं था। बट फिर 12th हुई, रिज़ल्ट आया, तो एक ट्रेजिडी हुई कि अपन 12th पास नहीं कर पाए, हमें सप्लीमेंट्री आई। तो अच्छा। जो साथ वाले थे वो और हंसने लग गए कि तू तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाया, तो 12th ही नहीं हुई। फिर उस दिन मैंने पक्का कर लिया कि अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। तो वो जोश आ बिल्कुल गया, हाँ कि अब मोटिवेशन। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए जो मेरे आरएस एग्ज़ाम में भी थे। सो आरएस की जो तैयारी होती है, आरएस के एग्ज़ाम की, वो सफ़र कैसा रहा आपका? और क्या जनरली ये माना जाता है कि ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं वो यूपीएससी का प्लान बी होता है। तो क्या आपके केस में भी ऐसा ही था कि यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और अगर वहाँ नहीं होता है तो आरएस तो है ही, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? नहीं, मेरा प्लान ए ही आरएस था। जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो हमें पता चला कि यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है और आप दे सकते हो, क्योंकि हमारी पहले पहुंच आरएस तक ही थी। फिर लगा कि यूपीएससी भी दिया जा सकता है, तो पहले मैंने आरएस दिया। फिर मेरा फर्स्ट चांस में तहसीलदार सर्विसेज में हुआ, तो मुझे लगा कि यूपीएससी भी देना चाहिए। और यूपीएससी के साथ प्लान भी करना मुझे लगता नहीं है ठीक है। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी के लिए सीरियसली तैयारी करो। नहीं होता है तो आरएस का अलग एग्ज़ाम है, मतलब जो भी पीसीएस हैं स्टेट्स की। बट ऐसा नहीं है कि हम वहाँ नहीं हुआ तो हमारा यहाँ हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट, दैट इज़ ट्रू। तो तैयारी के दौरान आपका क्या प्लान था, किस तरह से तैयारी की, वो थोड़ा सा आप बताएंगे? क्योंकि अभी आपको, मतलब हम सीनियर आरएस तो आप हो गए, लेकिन फिर भी यू आर स्टिल यंग। सो अगर आपको अभी याद है कि जब आपने एग्ज़ाम की तैयारी की, तो थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करने के हिसाब से कि कैसे आरएस की तैयारी करनी चाहिए, या आपने कैसे की? तैयारी में मेरा बेसिक फंडा ये था कि आप ये देख लो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उस स्ट्रेंथ को ऐसा बनाओ कि आप 90-95% परफॉर्म करो। और जहाँ आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, लोग क्या कहते हैं स्ट्रेंथ नहीं, उसमें पूरा फोकस कर देते हैं। और वहाँ वो इतना बड़ा समंदर है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या आएगा, कुछ नहीं पता। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो आप बेसिक नॉलेज ले लो कि मैं 40 से 50% वहाँ परफॉर्म कर दूँगा, बट जहाँ मेरी स्ट्रेंथ है वहाँ मैं 90 to 95 करूँगा। और दूसरी चीज़, जब आप पढ़ते हो तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। ये स्कूल की तैयारी नहीं है, स्कूल एग्ज़ाम्स की। तो आपको अपने आप को खुद से पूछना पड़ेगा। जैसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था यूनिवर्सिटी की, तो मैं सुबह 9 बजे से रात की 9 बजे तक बैठता था। तो स्टूडेंट क्या होता है कि सेटिस्फाई होता है कि मैं 12 घंटे बैठ के आया हूँ, बट और ऐसे ही घर वाले भी सेटिस्फाई होते हैं कि पढ़ रहा है लड़का। बट मैं जब खुद से पूछता था कि मैंने 9 से 9 क्या पढ़ा 12 घंटे में, तो इनिशियली मेरे पास शायद 2 या 3 मिनट का भी कंटेंट नहीं होता था। बट उससे फ़र्क क्या पड़ता था कि अगले दिन जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये पता होता था कि शाम को ये आदमी खुद से पूछेगा कि आपने क्या पढ़ा। तो इससे माइंड की रिटेंशन पावर भी बढ़ती है, और धीरे धीरे जो कंटेंट रात में मैं सोने से पहले पूछता था तो सेटिस्फेक्शन लेवल ही बढ़ता है कि आज मैंने ये पढ़ा। और जब तक आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपने क्या पढ़ा। कमाल की बात बताई आपने, बहुत ही काम की चीज़ है ये स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जो तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आप रोज़ इवैल्यूएट कर लें खुद को तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा बेटर तरीके से पढ़ेंगे।
तो अब हम आते हैं लाइफ एज एन आरएएस, जब आपका सिलेक्शन हो गया एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली यू गॉट 5th रैंक आरएएस के एग्ज़ाम में, जो मतलब अपने आप में एक कमाल का अचीवमेंट है एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू फॉर दैट कि आपने इतनी मेहनत की और लगन के साथ आप ने पढ़ाई की एंड नाउ यू आर अ वेरी सक्सेसफुल ऑफिसर एज वेल। तो इनिशियली जब स्टार्ट हुई जॉब एज आरएएस ऑफिसर, तो किस तरह की पोस्टिंग्स रही आपकी और लाइफ में क्या चेंजेस आपने देखे? इनिशियली जैसा कि मैंने बताया, स्कूलिंग वगैरह जयपुर से हुई, तो आप सोचते हो कि जयपुर में मुझे पोस्टिंग मिले। ज़्यादातर लोगों की यही चॉइस होती है, बट जब पहली पोस्टिंग मिली तो भरतपुर में मिली, एसडीएम कामा। और वो एरिया थोड़ा सा लगता भी है, एक इम्प्रेशन होता है कि वहाँ नौकरियाँ बड़ी टफ़ होंगी। तो जैसे ही पहला ऑर्डर मिला तो लगा कि बड़ा मुश्किल होगा, बट जब आप वहाँ जाते हो, और क्योंकि मुझे इन नौकरियों का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तहसीलदार रह चुका था, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। और धीरे धीरे फिर जयपुर भी आ गए और जगह भी नौकरी की, तो मिक्स से एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो ऐसी कोई पोस्टिंग जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोल्ड किया हो, या आपका जो लाइफ फिलॉसफी है उसको इवॉल्व करने में उस पोस्टिंग ने हेल्प किया हो, ऐसी कोई पोस्टिंग? ऐसी कोई पोस्टिंग, नगर निगम जयपुर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो मुझे लगता था कि बड़ी टफ़ नौकरी होगी, और नौकरी टफ़ भी है नगर निगम की। और मुझे जो काम दिया गया था वो पट्टों से रिलेटेड काम दिया गया था, और जयपुर शहर में आप पॉपुलेशन देखेंगे बहुत ज़्यादा है, और निगम में वो वर्कलोड बहुत था। तो शुरू में इनिशियली कोई भी काम होता है तो बहुत पब्लिक आती है, तो पेशेंस इस नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ जाके मैंने एक चीज़ सीखी कि पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लगता है नहीं, बट फिर भी आपको ये जान के कि जो आपके पास आ रहा है, चाहे वो 101वां बंदा हो, बट वो अपनी प्रॉब्लम उसके लिए एक ही है, और वो आपसे सॉल्यूशन लेने आया। आपके लिए उससे पहले बहुत लोग आ चुके हैं, और उसकी प्रॉब्लम वो यहाँ तक आया है, तो प्रॉब्लम किस लेवल पे आ गई होगी कि उसे यहाँ आना पड़ा। तो वो एक पॉइंट था, मुझे लगा कि मैं सीखा वहाँ से, और ये पूरी नौकरी में मेरे काम आएगा। पेशेंस मुझे बहुत डेवलप हुआ ना। हाँ, और जो एम्पैथी की आपने बात की, मुझे लगता है सबसे ज़रूरी क्वालिटी एम्पैथी है कि आप जो बता रहे हैं कि आपके लिए वो 101वां इंसान हो सकता है, मगर उसकी प्रॉब्लम उसके लिए सबसे बड़ी है और उसकी लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है। दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी एक मज़ेदार किस्सा जो हुआ था जब आप निगम में पोस्टेड थे, और अभी भी बारिश का मौसम है, उस टाइम भी बारिश का मौसम था, और मैंने आपको फ़ोन किया था, मेरे किसी फ्रेंड के घर में पानी भर गया था। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप निगम का जो पंप होता है उसके घर से पानी पंप आउट करने के लिए भेज दें, एंड देन यू सेड कि ठीक है मैं थोड़ी देर में भिजवाता हूँ। जब आधा पौन घंटा हो गया और वो नहीं पहुँचा, तो मैंने जब दोबारा कॉल किया तो यू सेड कि भाई मैं भिजवा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या मम्मी को निकलवा रहा हूँ मैं। यस, so, उस टाइम एल्बर्ट हॉल में जो मम्मी रखी हुई थी इजिप्शियन, उसमें भी पानी हाँ, वो बिल्कुल आ पानी गया में था। तैर तो रही वो थी। प्रायोरिटी देखो इस जॉब में फिक्स करनी पड़ती है। आपका काम भी बहुत ज़रूरी था, बट नहीं, उससे वो ज़रूरी ज़्यादा काम ज़रूरी था, बिल्कुल। तो डेफिनेटली। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं। हाँ, बट यहाँ पे द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज़ कि वो बेसमेंट में उस टाइम वो मम्मी थी उस म्यूज़ियम में, एल्बर्ट हॉल में, और बाद में उसे अभी शायद फर्स्ट फ्लोर पे रख दिया गया। बट ये हर साल हम देखते हैं पानी वाला जो इशू होता है। कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो हमेशा जब मॉनसून सीज़न आता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सिटीज़ में होती है। सो वी वर डिस्कसिंग कि इसका रीज़न क्या होगा। दो पॉइंट्स पे हम बात कर रहे थे। आई एम श्योर कि आपके एक्सपीरियंस से यू विल बी एबल टू टेल अस दैट। क्या ये ऐसा है रीज़न कि हमारा इंफ्रा ही सफिशेंट नहीं है, या ठीक नहीं है कि जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो पाए मॉनसून्स में, या दूसरा रीज़न ये है कि जो सफाई होनी चाहिए मॉनसून से पहले नालों की या जो भी ड्रेनेज सिस्टम की, वो नहीं हो पाती, इस वजह से गड़बड़ होती है? नहीं, देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की अलग अपनी खामियां हैं, और सफाई वगैरह निगम पूरे प्रयास करता है कि सफाई हो, और ऐसा नहीं है कि निगम ध्यान नहीं दे। बारिश से पहले पूरे एक्टिव मोड में आते हैं, बट ड्रेनेज सिस्टम में खामियां ज़रूर हैं अपनी। और उसमें आपने गुलाब कोठारी का केस भी बहुत लंबा चौड़ा केस था। उसमें एक फाइंडिंग ये थी कि पहले कॉलोनियाँ बसती हैं,
उसके बाद उनका आप नियमन करते हो, प्लानिंग बाद में होती है। तो ये अब धीरे धीरे नई नई जो कॉलोनी बन रही है उसमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके बाद वो डेवलप होती हैं। पहले जो खामियां हो रखी हैं अब उनको पूरा चेंज करना सिस्टम के लिए बड़ा टिपिकल काम है, बट फिर भी कोशिश करते हैं जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं कि टाइमली उनकी सफाई हो जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जब हम पोस्टिंग्स होती हैं अलग अलग, तो क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस भी होता है व्हेन वी वर्क, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो हैं आपके वो आपस में टकराए हों? देखो, ये नौकरी ऐसी हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आप अगर ये मान के चलो नहीं होगा तो ये बेईमानी है, क्योंकि आपको आपके बॉस भी पॉलिटिकल होते हैं और आप जहाँ नौकरी करते हो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, आपको अपनी बात कहेंगे, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बड़ी नेचुरल सी बात है कि उनके असेंबली के जो लोग आएंगे कैसी भी प्रॉब्लम लेके आएँ वो एक बार आपको कॉल करेंगे, और कई बार वो बड़े एग्रेसिव मोड में भी आपसे बात कहते हैं, क्योंकि जैसा लोगों का नेचर होता है, जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स बड़ी लेके आते हैं उनको वो चीज़ करनी पड़ती है। बट आप बड़े हम्बल तरीके से अब उन्हें बताते हैं कि सर ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस मान जाते हैं, ठीक है, उस टाइम उनको लगता है कि ये गलत कह रहे हैं या नहीं होना चाहिए काम, बट बाद में इवेंचुअली वो समझ जाते हैं ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ नहीं होने वाली। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है। आई थिंक कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल कि आप किस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। इसका एग्जांपल दूं मैं कि अगर आपको कोई पॉलिटिशियन कहता है कि भाई ये जो आपने ये अतिक्रमण आप हटा रहे हो ये गलत हटा रहे हो, क्योंकि वो बड़ा इन्फ्लुएंस वाला बंदा होता है, वो आपको प्रेशराइज करता है, बट आप उन्हें समझाएं कि सर ये अतिक्रमण अगर हटेगा तो ज़्यादा लार्ज जो पॉपुलेशन है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आपकी इमेज उससे अच्छी बनेगी या एक आदमी की वजह से। तो ये तरीका होता है एक समझाने का। तो कई बार पॉलिटिशियंस मान जाते हैं, उस टाइम वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि ठीक है आप तो एज़ पर रूल कीजिए, हमें बोलना पड़ता है। तो कई बार ये भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटिशियंस का काम भी बहुत टफ होता है, बहुत बिकॉज टफ दे है हैव टू पॉलिटिशियंस कीप का। एवरीबडी हैप्पी एंड सॉर्टेड। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, विच इज़ ज़मीनी हकीकत या गवर्नेंस। तो कोई ऐसी इंसिडेंट या कोई ऐसी पोस्टिंग आपकी हुई कि जब आपको लगा हो कि यार इस सिस्टम से मतलब आपका फेथ हिल गया हो कि यार यहाँ तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता या बड़ा टफ है ऐसी सिचुएशंस में काम करना, क्योंकि इनफॉर्मली तो हम लोग जनरली बात करते ही हैं इस बारे में, बट आपको कहीं लगा हो कि यार कोई चीज़ है जिसको शायद इजीली सुधारा जा सकता है बट वो हो नहीं रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, जनरली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब मैं सरकार में नहीं हूँ तो मैं शायद बोल भी सकता हूँ कि ट्रैफिक का जो सिस्टम है स्पेशली शहरों में अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इंडिया में काफ़ी पहले आ गई थी उस लेवल की कि हम हर जगह कैमराज लगा दें और ऑटोमेट हो जाए सिस्टम। कोई रेड लाइट क्रॉस कर रहा है तो उसको चालान सीधा घर जाए और उनको फेसलेस हो जाए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे फेसलेस हो गया है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ फेसलेस हो गया है। सो दैट विल सॉर्ट और रिजॉल्व ट्रैफिक का इशू काफ़ी हद तक। और हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको बड़ी एडवर्स कंडीशंस में ट्रैफिक मैनेज करना पड़ता है। तो जब टेक्नोलॉजी वो मैनेज कर सकती है तो क्यों हम उसको डिले करे जा रहे हैं। अब कुछ कुछ जगह स्टार्ट हुआ है बट मुझे लगता है ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि जिसने आपको लगा हो कि यार ये सिस्टम में गड़बड़ है? नहीं, आपने ट्रैफिक का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, बट आपने कहा कि सिस्टम से विश्वास उठ गया। सिस्टम बहुत सही है, सिस्टम सर हमेशा हर जगह सही है, बट सिस्टम को चलाने वाले लोग और जिन लोगों के लिए सिस्टम बना है उनमें खामियां हैं। जैसा कि आपने ट्रैफिक के लिए कहा, ट्रैफिक पुलिस या टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती जब तक हम लोगों के दिमाग में आए कि मुझे अगर लेफ़्ट नहीं जाना तो मुझे ये लेफ़्ट लेन छोड़नी है, क्योंकि पीछे वाले परेशान होंगे, लंबी लाइन लग जाए चाहे। तो बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स की, वो हम किस तरीके से कर पाएँ ये ज़रूरी है कि हम अभी हम बता नहीं सकते घर में जा के। हम स्कूल में, जैसे आपकी स्कूल है, आप स्कूल के बच्चों को ये बताएं कि भाई ये इतना ज़रूरी है, आप उनको दिखाएं कि अगर आप यहाँ खड़े हैं
और अगर आप यहाँ ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो कितनी जल्दी ट्रैफिक निकलेगा, वो अपने पेरेंट्स को ही बता दें। पेरेंट्स नहीं भी समझे तो आने वाली पीढ़ी जो कि वो स्टूडेंट्स हैं वो शायद व्यवस्था को स्मूथ कर दें। ये ट्रैफिक में ही नहीं लागू है, ये आज हमारे सिस्टम में हम कहते हैं कि हमारी ये योजनाएं धरातल पे नहीं उतर पाती। क्यों नहीं उतर पाती? क्योंकि जिनके लिए ये स्कीम्स बनी हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि आपके लिए बनी है। बहुत सी स्कीम्स हैं जिन लोगों के लिए बनी है उनको पता ही नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर पाते। और इतना प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन न है, ना हो सकता है कि वो हर घर में जाए और उनसे पूछे कि आप अप्लाई करो। तो जितना ज़्यादा आप एम्पावर करोगे लोगों को, नॉलेज दोगे, उतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ होगा और गुड गवर्नेंस जो हम चाहते हैं वो इस्टेब्लिश हो पाएगी। सो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का अगर एक सिस्टम हो कि हर नागरिक को पता हो कि उसके क्या अधिकार हैं, क्या नई सरकारी योजनाएं हैं जिनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स यू सेड कि सिविक सेंस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना उसके पूरी तरह सरकार पर या सिस्टम पर अगर डिपेंडेंट हों तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट। सो अब अगर बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की, या स्पेशली जब आप एसडीएम या एडीएम होते हैं और फील्ड में आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? स्पेशली जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो उनकी नॉलेज के लिए, सो दैट दे टेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, मैं चाहूँगा कि आप ये बात बताएं। फील्ड जैसे कि राजस्थान है, बहुत बड़ा स्टेट है, और आप डूंगरपुर बांसवाड़ा भी जा सकते हो, तो आप जैसलमेर बाड़मेर भी जा सकते हो, आप भरतपुर, मैं दोनों जगह गया था। हाँ, तो आप पहले तो इसके लिए तैयार रहें कि आप ऐसी ऐसी जगह भी जा सकते हैं। आपको बेसिक आपकी नेसेसिटीज़ नहीं मिलेंगी, आपको शायद इंटरनेट नहीं मिले, आपको 24 आवर्स लाइट नहीं मिले, तो आप वाकई इस नौकरी में आ रहे हो तो आपको वाकई सर्विस करनी पड़ती है। और आप वहाँ जाके जो आप एक तरीके से गवर्नमेंट का फेस हो, तो आप जिस तरीके से पब्लिक के साथ ट्रीट करोगे तो मैसेज जाता है कि गवर्नमेंट ऐसी है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप अगर जयपुर रह रहे हैं, किसी शहर में रह रहे हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको कहीं पे भी जाना पड़ सकता है और कभी भी। वैसे मुझे तो ये लगता है कि मेरी जो बेस्ट पोस्टिंग्स रही वो सीमलवाड़ा डूंगरपुर में जो मेरी पोस्ट थी वो मुझे सबसे बढ़िया पोस्टिंग लगी, इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ सिस्टम, प्लस बहुत सीरीन भी थी वो जगह। सो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह का डेवलपमेंट ऐसी जगहों पे होता है जिनको हम जनरली मान लेते हैं कि यार ये तो बहुत दूर पोस्टिंग हो गई है घर से, बट दैट ऑलवेज हेल्प्स। जैसा आजकल कहते हैं मी टाइम मिलता है वहाँ। हाँ, तो मी टाइम एक्चुअली मुझे और लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देखेंगे कि इतने लोगों को मतलब इतना पिछड़ापन है कि आपको आइडिया भी नहीं होता है, और आप जब वहाँ जाते हो तो आप वो देखते हो। तो जब आप उन लोगों के लिए काम करते हो तो आपको तो पूरी ज़िंदगी भर याद रहता ही है, वो लोग आपको ज़िंदगी भर याद करते हैं कि वो आए थे। आई एग्री। सो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। सो उसकी डिलीवरी में क्या आपको चैलेंज लगता है, माइंडसेट का या सिस्टम का? सिस्टम तो सही है, सारे रूल्स रेगुलेशन जितने भी एक्ट्स हैं उस पर आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फीडबैक दे रहे हो गवर्नमेंट को। अगर आपको लगता है कि सिस्टम में फ्लॉज हैं, कि प्रॉब्लम आ रही है, तो पॉलिसीज़ सर वही होती हैं जो आपका फीडबैक जाता है और उसी से पॉलिसी शेप होती हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, पहले जो ये जाति प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट के लिए पटवारी की आपको रिपोर्ट लेनी पड़ती थी, तो फीडबैक गया कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप अपना एफिडेविट दो, खुद के साइन दो, मेरी ये। तो सिस्टम तो मोल्ड भी हो जाता है, बट ज़रूरी है कि आप कितने विजिलेंट हो, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। आपने फीडबैक दिया, पॉलिसी ये है, इसमें ये फ्लॉज हैं, ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो गवर्नमेंट तो एक्ट करती है। और जैसा मैंने कहा कि डिलीवरी सिस्टम तभी स्ट्रांग हो पाएगा जब लोग इतने एक्टिव और इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे कि मेरा ये राइट है और मुझे ये मेरा राइट नहीं मिल रहा है, तो दे विल आस्क फॉर देयर राइट्स। सो अब बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की, कि जिस तरह से एआई आ रहा है, या जिस तरह से पहले हमने देखा 25 साल में जो इंटरनेट आने से
काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट भी हुई और स्पीड अप भी हुआ काम। अब एआई के आने से आपको लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट में इस पे काम होने लगा है, एआई को यूज़ में लेने लगे हैं हम, या सर, अभी वक्त लगेगा? एआई का मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि बट डिपार्टमेंट ऑफ आईटी काफ़ी अलग अलग स्कीम्स लेके आ रही है। जैसे मैं अभी रेवेन्यू बोर्ड में हूँ, तो एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है एग्री स्टैक। उसका एक पार्ट है फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री ये एक ऐसी स्कीम है जिससे हर फार्मर की एक रजिस्ट्री बनेगी, उसमें उसके पूरे डिटेल्स होंगे और उसके पास एक ऐसा मार्केट होगा जिसमें वो इंटरेक्ट कर सकता है, उसे अपनी क्रॉप बेचनी है। और उसी तरीके से जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनके पास ये डेटा होगा कि किस ज़मीन में क्या लग रहा है, कौन सा फार्मर क्या उगा रहा है। तो मुझे लगता है ये हाल फिलहाल जो मैं काम देख रहा हूँ, आईटी का जो यूजेज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके की एआई एज सच मुझे कोई आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा यूज़ कर रही है, बट आने वाले टाइम में बिल्कुल ज़रूर होंगे एआई के यूजेस भी। जैसे काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में तो हम सुनने लगे हैं कि स्पेशली जैसे अगर आप बात करें मेडिकल प्रोफेशन की या लीगल प्रोफेशन की, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो जो केस हिस्ट्रीज़ हैं वो आपको उनकी समरीज़ या वो बहुत जल्दी मिल जाती हैं, अवेलेबल हैं रेडीली, विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं चैट जीपीटी या इस तरह के उनसे। तो मुझे लगता है विद टाइम अगर रेवेन्यू में भी इसको यूज़ में लिया जाने लगे तो इट विल स्पीड थिंग्स अप काफ़ी चीज़ों में। बट आई एम प्रीटी श्योर, जैसा आपने बताया कि DOIT इस पे काम कर ही रहा है, सो विद टाइम हमें समझ भी आएगा और पता भी चलेगा कि क्या उन लोगों ने किस तरह से इसको यूज़ करना शुरू किया। एक जो और मेजर जो चैलेंज जनता को लगता है मेरे ख्याल से, वो होता है रिगार्डिंग लैंड डिस्प्यूट्स। जो रेवेन्यू रिलेटेड केसेस होते हैं उसकी जो एक हायरार्की है कोर्ट्स की, कि वो लोअर कोर्ट में शुरू होता है, जैसे अपने तहसीलदार कोर्ट से अगर हम मान लें, फिर वहाँ जब भी डिसीजन आता है उसमें 3 4 5 साल लग जाते हैं, फिर वो हायर कोर्ट में अपील होती है, फिर अगेन देयर इज़ अ प्रोविज़न टू अपील। तो ये काफ़ी साल तक केसेस जो लंबित रहते हैं या चलते रहते हैं, उसमें कुछ सुधार हुआ है पिछले दिनों? कुछ अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में चेंज आया है सरकार में? क्योंकि मैं अभी रेवेन्यू बोर्ड में ही पोस्टेड हूँ, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये रेवेन्यू कोर्ट में 4 5 साल नहीं, बहुत 20 20 सालों तक भी केसेस चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ये काम हो रहा है कि जितने भी पुराने केसेस हैं उनको प्रायोरिटी पे सुना जा रहा है। अभी रेवेन्यू बोर्ड में 70,000 अराउंड केसेस पेंडिंग हैं। तो हमारे जो नए चेयरमैन साहब हैं उनका फोकस पुराने जो केसेस हैं, जो अभी तक तारीख पे आ नहीं पाते थे, उन्होंने प्रायोरिटी पे लेके उनको डिस्पोजल किया है। और इसी तरीके से एक इंस्पेक्शन फॉर्मेट हमने बनाया है कि जब भी कोई ऑफिसर लोअर कोर्ट में इंस्पेक्शन करने जाएगा तो पिछले 10 साल से ज़्यादा पुरानी जितनी फाइल्स हैं उनका अच्छे से इंस्पेक्शन करेगा और उनमें पता करेगा कि डिले का रीज़न क्या है। तो इस से मुझे लगता है कि हमारे रेवेन्यू जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट में बैठते हैं वो भी एक्टिवेट होंगे, और जो पुराने केसेस हैं उनको लेके सुनवाई टाइमली और जल्दी हो जाएगी। तो ये इनका डिस्पोजल फास्ट होगा और ये होना भी चाहिए। नहीं, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। ये तो अगर इस तरह से एग्जीक्यूशन इसका हो जाता है तो आई एम प्रीटी श्योर जितने भी हमारे ख़ास तौर पे किसान भाई हैं उन लोगों को बहुत बड़ी इससे राहत मिलेगी। सो नाउ टेल मी कि एक ऑफिसर के लिए, स्पेशली वही RAS ऑफिसर की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इमोशनल इंटेलिजेंस? क्योंकि पब्लिक डीलिंग काफ़ी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत ज़रूरी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज तो होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो आप नहीं कर पाओगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज पूरी भी नहीं है तो आपके पास बहुत से रेफरेंसेस हैं, बुक्स हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपको खुद को इनकलकेट करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़रूरी है, वो किसी किताब से पढ़ के आप नहीं ले सकते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका काम है पब्लिक सर्विस डिलीवर करना। तो जब तक आप इमोशनली अटैच नहीं होगे तब तक आप लोग अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। ट्रू। सो अब जैसे आप अपने ऑफिसर्स जो कलीग्स हैं
उनके साथ जब काम करते हैं तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ किस तरह का बिहेवियर आपका रहा या उनका रहा, और किस तरह आप अपने यंगर ऑफिसर्स को ग्रूम कर रहे हैं, तो ये एक जो कमरेडरी होती है ये किस तरह की है इस सर्विस में? सर ये बड़ा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई बार जूनियर्स ऐसे होते हैं कि आपको उनको मोटिवेट करने का मन करता है, और ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। और ऐसे ही सीनियर का है, तो कई बार सीनियर्स बड़ा फ्रैंक होते हैं और आपको जब आपको ज़रूरत होती है वो आपको राय देते हैं, मशवरा देते हैं, और ये मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। बट टू सम एक्सटेंट कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं, वो एक अपने अलग आइलैंड होते हैं। बाकी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नौकरी में आते हैं तो हम सीनियर्स से हर चीज़ पूछते हैं, और सीनियर्स बड़े ही अच्छे से हमें समझाते हैं, और अब उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। तो हमें शुरू में तो बड़ी चीज़ें हार्ड लगती हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और उसी तरीके से फिर हम भी जो हमने उनसे लिया है वो हम पास ऑन करते हैं जूनियर्स को। तो ये एक पुरानी परंपरा है और चलती रहनी चाहिए और चलती रहेगी। तो कोई एक ऐसा डिसीजन अगर आपको कुछ याद आ रहा हो जो आपके लिए इमोशनली मुश्किल रहा हो, चाहे प्रोफेशनली सही था? हाँ, ऐसे कई डिसीजन हैं, बट एक डिसीजन था जब मैं करौली में पोस्टेड था, एसडीएम मंडरायल था मैं। एक स्कूल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट हो रखा था, और कई घर बने हुए थे कच्चे, मतलब पक्के तो नहीं थे, बट कुछ लोग उनमें रहते थे, कुछ नहीं रहते थे। बट क्योंकि वो स्कूल ग्राउंड था, तो बच्चे भी कई बार आए कि सर हमारे स्कूल ग्राउंड हम खेल ही नहीं पाते, हमें ये है, और स्कूल प्रिंसिपल को आई। तो मैंने काफ़ी उन्हें समझाने की कोशिश की, और मैंने पता भी किया कि वो वाकई एनक्रोचमेंट्स थे। उन सब के घर जो थे वो गांव में ही थे, क्योंकि वो हाईवे पे ज़मीन थी, स्कूल थी, और उस वजह से उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा था, और वो एनक्रोचमेंट हट भी नहीं रहा था। जैसा मुझे बताया कि सर ये तो 10-15 साल हो गए, बट मुझे ये लगा कि ये एनक्रोचमेंट हटना चाहिए। बट जब मैंने हटाया, तो क्योंकि सामान कुछ ना कुछ रहता ही है घर में, उन्हें काफ़ी समझाया बट उन्होंने नहीं हटाया। जब मुझे जेसीबी से वो घर तोड़ने पड़े, तो इमोशनली मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ भी हो किसी का, बट एडमिनिस्ट्रेटिव वो सही था। एक मैसेज भी मिलता है लोगों को कि नहीं ये गलत है तो गलत है। ये एक्चुअली काफ़ी टफ हो जाते हैं इस तरह के डिसीजंस, बट देन यू सेड इट राइटली कि हमें जो सिस्टम है उसको बनाए रखना है, तो वी हैव टू टेक सच कॉल्स। सो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, करियर ग्रोथ। तो जो जनरली ऑफिसर्स के प्रमोशंस का सिस्टम है इस सर्विस में, वो माना जाता है कि बड़ा रिजिड है एक तरह से, कि भाई इतने साल हो गए, आपको कोई मेजर आपके अगेंस्ट चार्जशीट या वो नहीं है तो यू विल बी प्रमोटेड। आपको लगता है वो सिस्टम ठीक है, या हर प्रमोशन के लेवल पे भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए और ज़्यादा? होने चाहिए, बट सिस्टम ने मेरिट बेस्ड प्रमोशन रखा ही नहीं है। अगर सिस्टम पहले अर्लियर मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होते थे, बट अब मेरिट बेस्ड प्रमोशंस नहीं है, तो सिर्फ अब सीनियरिटी बेस पे है, तो हम ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट जैसा आपने कहा ये होने चाहिए, क्योंकि ऑफिसर उससे अपडेटेड रहेगा, उसे पता है कि मुझे ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो मैं आगे की स्टेज पे जाऊंगा। वो एग्ज़ाम आपकी जॉब से रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड होगा। अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। एक मुझे लगता है कि सबैटिकल का एक ऑप्शन मैंडेटरी कर देना चाहिए, बिकॉज जनरली जब हम पढ़ के आते हैं तो उतना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया नहीं होता है हमें, बट वंस यू हैव वर्कड फॉर से अराउंड 8-10 ईयर्स, और उसके बाद अगर हम जो भी रिसर्चेज हैं, जो भी थियरीज़ हैं, उनको जाकर पढ़ते हैं, तो वी आर एबल टू रिलेट बेटर, एंड देन इफ़ वी कम बैक इन फील्ड हम शायद बेटर परफॉर्म कर पाएँ, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस? आई एम ऑफ सेम ओपिनियन, बट गवर्नमेंट में ये है नहीं। कुछ तो हैं शायद प्रोविज़न, गवर्नमेंट भी 2 इयर्स इफ़ यू की अप्लाई, मैंडेटरी स्टडी, नहीं है बट या 2 इयर्स की स्टडी लीव मिलती है, बट बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। रूल्स तो हैं, बट आपको आपका ऑफिस छोड़ता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें इजी होनी चाहिए। जैसे अकाउंट सर्विसेज के लिए उनके पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट खुद
उन्हें एमबीए करवाती है। गुड़गांव में एक इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है। तो हमने भी कई बार मांग की है कि बीइंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएस के लिए भी ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए। चाहे आप उनको एग्ज़ाम के थ्रू आप सेलेक्ट कर दीजिए कि हर साल आप 5 या 10 आरएस को मौका देंगे, तो वो भी मुझे लगता है बहुत सही होगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ये ओवरऑल सरकार की एफिशिएंसी बेटर ही होगी बिल्कुल इससे। बिल्कुल बेटर होगी। Okay, so now we'll come to the final section, which is legacy, life learning and philosophy. So, सर अब आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आरएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुझे आरएएस सर्विस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो वर्सेटाइल जॉब है, आप गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में जाके आप उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को जान सकते हो। आप किसी भी आप सर्विस में जाएंगे तो एक डिपार्टमेंट में आप रिस्ट्रिक्ट होकर रहेंगे। आरएस ही ऐसा जॉब है जिसमें आप किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रहा हूँ, वहाँ की फंक्शनिंग एकदम अलग है। मैं सेक्रेटरीट में रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ की फंक्शनिंग एकदम अलग है। मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट में चला गया। तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस करने को है इस जॉब में, और आप जब फील्ड में जाते हो अपनी बेसिक में, तो आप लोगों से मिलते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हो, डिफरेंट कल्चर को जानते हो, लैंग्वेजेस जानते हो, प्रॉब्लम्स जानते हो। तो ये किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा आपको। बहुत वर्सेटाइल है और बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है यहाँ पे। सो आपका कोई पसंदीदा डिपार्टमेंट है जहाँ आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आया हो? मुझे टूरिज़्म डिपार्टमेंट में काम करने में बहुत मज़ा आया, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट रहते हुए हमने 2 फिल्म्स भी बनाई टूरिज़्म प्रमोशन के लिए। तो आपको बॉलीवुड के साथ इंटरेक्ट करने का भी अब मौका मिलता है, और आपको एक इंटरनेशनल मार्ट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया जो स्पेन गए थे शायद मैड्रिड आप। में होता है। तो वो वहाँ पे आप पूरे दुनिया में लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ये एक्सपोज़र मिलना मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हो, और टूरिज़्म मेरा एक अच्छी पोस्टिंग रही। टूरिज़्म पे एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बिकॉज आई फील कि राजस्थान में ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। एक बार मेरी फैमिली को मैं यूके घुमा रहा था। हम लोग एक रोड ट्रिप पर थे और वहाँ पर एक फोर्ट विलियम नाम की जगह है, कुछ तो मिडलैंड्स में वहाँ। सो उसके बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज़ दिखे मुझे, तो आई कंसिडर्ड कि वहाँ भी होते हुए जाएंगे। जब हम फोर्ट विलियम पहुँचे, उसके लिए थोड़ा डिटोर भी लेना पड़ा, ऑलमोस्ट एक सवा घंटा। जब फोर्ट विलियम पहुँचे तो मैं वहाँ ढूंढने लगा कि फ़ोर्ट कहाँ है। एंड हमारे जो फोर्ट्स हैं राजस्थान के, उनके जो गार्ड रूम होते हैं, उनसे भी छोटा वो फोर्ट था। बट उसकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं वहाँ पहुँच गया। एंड देन ऑफ कोर्स आई विजिटेड दैट। मुझे लगा अच्छा ये एक्चुअल फोर्ट यही है। मतलब इट टुक अ वाइल टू रियलाइज़ कि यही फोर्ट है। और जब राजस्थान में आप कुंभलगढ़ या चित्तौड़ तो छोड़ ही दें, किसी भी जगह आप चले जाएं, मैं तो छोटे छोटे गांव ढाणी में भी कभी जाता हूं तो किसी ना किसी पहाड़ पर आपको कोई गढ़ या छोटा मोटा किला दिख ही जाएगा। सरप्राइजिंगली, जैसे आपने कहा चित्तौड़गढ़ का जो किला है वैसा तो कोई किला नहीं है, बट वो उसकी मार्केटिंग नहीं। हाँ, इवन कंपैरिजन करें तो अपन उदयपुर ज़्यादा टूरिस्ट जाता है, चित्तौड़गढ़ कम आता है, जबकि चित्तौड़ का फोर्ट तो अपने आप में मतलब और मैजेस्टिक कहीं है। जाने की ज़रूरत हाँ नहीं है। हाँ, इट इज़। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट मार्केटिंग कर रहा है, तो टूरिज़्म का जो इन्फ्लो है वो बढ़ भी रहा है। नंबर्स भी ये शो करते हैं कि अब जो भी फॉरेनर्स आता है उनके बकेट लिस्ट में राजस्थान ज़रूर होता है। क्योंकि एक डेटा और मैं देख रहा था कहीं कि वेगस जो शहर है, लास वेगस, उस एक शहर में इतना टूरिस्ट आता है जितना पूरे हिंदुस्तान में नहीं आता है। सो नाउ दैट शोज़ कि, और जबकि हिंदुस्तान में कितना कुछ दिखाने को है, इतना ज़बरदस्त देश तो मुझे लगता नहीं है कोई और होगा जहां आपको इतना डाइवर्स चीज़ें देखने को मिलेंगी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर बट कल्चर, म्यूज़िक, फूड, यू नेम इट एंड वी हैव इट। इंडिया में आपको काफ़ी कंट्रीज़ मिल जाएंगी, आधी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो आपको एग्जैक्टली, इंडिया में मिल जाएंगी। दैट्स ट्रू। सो वहाँ मुझे लगता है, और आपको मौका मिला, आपने आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, और काम हो तो और हम लोग बेहतर तरीके से प्रमोट करें।
So now tell us about और फॉर स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि स्टूडेंट्स में क्रेज़ तो आज भी बहुत है आरएएस को लेकर, लेकिन आपको लगता है कि उनमें वो सेवा का जज्बा भी है जो एक्चुअली जब इस जॉब में आप आते हो तो आपको करनी है? अब इसमें यही है कि जब आरएएस आईएएस के नाम सुनते हैं और तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें बनना है, बट वो कभी अगर डीपली देखेंगे हमें करना क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसा सोच रहे हैं वो एक बार समझें कि इस जॉब का रियल नेचर है क्या। मतलब इसमें आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां आएंगी, बहुत काम आएगा, बहुत वर्कलोड आएगा, आपको सेक्रीफाइसेस भी बहुत करने पड़ेंगे। तो आज की जो जनरेशन है वो हम देखते हैं, एक तो उनमें पेशेंस ख़त्म हो गया। पेशेंस क्यों ख़त्म हुआ, उसके बहुत सी रीज़न हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है कि अब पेशेंस रहा नहीं है। दूसरी चीज़ें, आपने बोला सेवा भाव, तो सेवा भाव तो आपको फिर अपनी जो आपका टाइम है वो कर्टेल करना पड़ेगा और अपना टाइम किसी और को देना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। तो आप पहले अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि वाकई आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं। आपको सिर्फ वही नहीं लेना है इस जॉब में जाके, पावर फेम, आपको कंट्रीब्यूट भी बहुत करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपने आप को कन्विंस करते हैं तो फिर आप लग जाइए आप, और अगर आप शिद्दत से लगेंगे तो ज़रूर आप इस जॉब में आएंगे। बिल्कुल। सो आपके हिसाब से एक आरएएस ऑफिसर का टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए? पेशेंस इनिशियली आपने बताया, बट अदर देन दैट व्हाट क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड इन इन एन ऑफिसर, कि उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए? टेम्परामेंट की बात की आपने, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जब अपनी जगह जाते हो, चेयर पे बैठते हो, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कोशिश करें कि आप साइड में रख लें। आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग्स, आपका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, सारी चीज़ें आपको तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, मैं सलीम खान नहीं बैठा हूँ, मैं एक एसडीएम बैठा हूँ या एडीएम बैठा हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे पास भांति भांति के लोग आएंगे, भांति भांति की समस्याएं लेके आएंगे। सलीम खान को लगेगा कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है, इसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि उसे नहीं समझ में आ रहा है, वो इसीलिए आया है। तो टेम्परामेंट जो चाहिए वो हर तरीके का चाहिए कि वो समझे आपके पास कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे समस्याएं लेके आएंगे, और आपको बिल्कुल कूल रहना है। आपको अगर आपके पता भी है कि यार इसकी समस्या को समाधान करने में वर्षों लग जाएंगे, बट आपको उससे अच्छे से बात करनी है। हमें ट्रेनिंग में बड़ी अच्छी चीज़ बताई गई कि आप अगर किसी फरियादी को सुन भी लेते हैं शांति से बैठा के, पानी पिला के, तो वो आधी से ज़्यादा अपनी समस्या भूल जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी इमेज लेके आता है जो उसने सुनी है, देखी है, कि एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल भी मतलब बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और सुनते नहीं हैं क्योंकि उनके पास तो पावर है। नहीं, और जब वो आपका ऐसा नेचर देखते हैं, ऐसा बिहेवियर देखते हैं, तो वो वाकई अपनी प्रॉब्लम्स आधी से ज़्यादा भूल जाते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी ये है कि आप अच्छे लिसनर होने चाहिए, आप शांति से सुने। कई बार आपको लगता है कि कई आपसे बदतमीज़ी भी कर लेंगे, बट वो आप ये मान के चलो कि उसके बैकग्राउंड में कैसी कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, बट आप उसको बैठाओगे तो अपनी सारी बदतमीज़ी भूल जाएगा। ट्रू, मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है। मेरे एक फॉर्मर बॉस थे, वो एक बात बोला करते थे जो कमाल की लगती है मुझे, कि एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड लर्न टू से येस एंड पॉलिटिशियंस शुड लर्न टू से नो। सो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ओके, नाउ विल कम टू द फाइनल सेगमेंट विच इज़ रैपिड फायर। सो इसमें जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए वो चीज़ आपको बोलनी है। ओके, सो एक पोस्टिंग जो आपके दिल के बहुत करीब है। टूरिज़्म। देन आरएएस और यूपीएससी, किसका प्रेशर ज़्यादा रहता है? ऑफ कोर्स यूपीएससी, क्योंकि हर साल होता है। आरएस तो आपको फिर भी टाइम देता है। अच्छा, कोई मूवी या बुक जिसने आपको ऑफिसर बनने के लिए या एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए मोटिवेट किया, इंस्पायर किया? बिल्कुल, बुक तो है एक, हाउ टू टॉक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, बड़ी अच्छी बुक है। जब मैं यूपीएससी दे रहा था तो तब मुझे किसी ने सजेस्ट की। उसके बाद जब मैंने आरएस का लास्ट अटैम्प्ट दिया तो मैंने ये बुक पढ़ी थी। उसमें अब तो द सीक्रेट करके ऐसी बुक्स आ गई हैं, ये बहुत पुरानी बुक है। उसमें यही लिखा है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप से पॉजिटिव टॉक्स करोगे, एक्चुअली आपका जो माइंड है वो
राइट और रॉन्ग कुछ जानता ही नहीं है। आपने उसको क्या कमांड दी, कमांड जो दोगे वही वो प्रोसेस करता है। तो मैंने अपने दिमाग को ये कमांड दी थी कि मैं टॉप 5 में आऊँगा, मेरा लास्ट ये RS दे रहा हूँ मैं, और मैं उसको कंटिन्यू देता था। उसके साथ जैसे ही मैं कमांड देता था वो क्वेश्चन करता था कि तू क्या ये कर रहा है कि टॉप 5 में आ सके। तो वो सारी कमांड्स फॉलो होती हैं कि अच्छा नहीं कर रहा तो फिर कैसे आएगा, फिर बढ़ने लग जाते थे। तो ये कमांड आप कंटिन्यूस देते रहो कि मुझे टॉप 5 में, तो वो सारे जो ये दिमाग है सारे सब सिस्टम्स को कंट्रोल कर लेता है कि ये सब सिस्टम ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो सारी जो एक सिनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो आपको वही रिज़ल्ट देती है जो आप चाहते हो। वो एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है कि आप किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रा आपको उससे मिलाने की साजिश करता है। ज़र्रा इज़ फोर्स, आप फोर्सेस से सराउंडेड हो। नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस आप क्या अट्रैक्ट करोगे ये आप डिसाइड करोगे, ये आप क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हो। बड़ा अब आजकल की जनरेशन को समझाने का तो बहुत इजी तरीका है कि अगर आपने एयरटेल की सिम डाली है तो जियो का नेटवर्क नहीं आएगा। अगर आपने पॉजिटिव चीज़ें डाल दी अपने दिमाग में तो नेगेटिव नहीं आएंगी, नेगेटिव आपने रखी है तो पॉजिटिव नहीं आएंगी। आप अपनी सिम चेंज करिए, आप रेडिएट करोगे जो आप चाहते हो। बहुत ही कमाल की बात बोली आपने और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझाया कि हाउ वी आर नेचर एंड दैट्स वाई हम नेचर को जिस तरह से कमांड देंगे उसी तरह से हम हो जाएंगे। जो मैनिफेस्टेशन की ट्रायल एंड टेस्टेड है। टॉप 5 मैंने बोला तो मेरी 6th भी नहीं आई, मेरी रैंक ही 5th आई। कमाल है ये तो, मतलब मैं तो जबरदस्त एग्जाम्पल हूँ। ट्रू। तब मुझे लगा कि मैं टॉप ही गया था, बट मैं टॉप 5 ही का था। सो दिस एक्चुअली वर्क्स। सो जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त बात सर ने अभी बोली है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, एंड देन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नॉट मिस इज़ दैट इन्होंने ये भी कहा कि फिर मैं हर एक्ट पर ये इवैल्यूएट करता था कि क्या जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ये मेरा एक्शन उसकी तरफ मुझे ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा। वो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उस सोच पे अमल करना होगा, उस सोच के लिए तैयारी करनी होगी। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आई एम प्रीटी श्योर जो स्टूडेंट्स ये देखेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी समझ आएगा कि RAS बनने के लिए कैसे तैयारी करें और क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए कि आप एक अच्छे ऑफिसर बने, एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट बाय बिकमिंग अ नाइस ऑफिसर, अ डिसेंट ऑफिसर जो एम्पैथाइज करे, लोगों की समस्याओं को सुलझाए। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर, थैंक यू सो मच। तो मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं स्विच टॉक। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए प्रोफेशन के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें।